दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए क्राइम शो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बालाघाट, और इसी बालाघाट के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है कटगी थाना क्षेत्र। और इसी कटगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसमें पवन, जिसकी उम्र करीब 37 साल होती है, और उसकी पत्नी रमिता, जिसकी उम्र करीब 34 साल होती है। दरअसल बात है 2 जून साल 2024 की। दरअसल 2 जून की सुबह पवन की पत्नी रमिता पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है और कहती है कि साहब, उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी उसके मकान की छत पर पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना के बारे में सुनती है तो पुलिस की एक टीम आनन फानन में तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि आसपास काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब पुलिस भीड़ को इधर उधर करती है और उसके मकान की छत पर पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति पवन की लाश से लिपट कर बिखर चीख मार मार कर रो रहा होता है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि साहब, पवन उसका बड़ा भाई है और वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ किराए के मकान पर रह रहा होता है। उसकी हत्या कैसे हुई है, किसने की है, इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस इसके बाद पवन की पत्नी रमिता से इस बारे में पूछताछ करती है तो रमिता बताती है कि साहब, रात करीब 8 बजे हमने दोनों ने साथ मिलकर के खाना खाया था और खाना खाने के बाद पवन अपने कमरे की छत पर सोने के लिए चला जाता है और वह अपने कमरे के अंदर सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद पवन के साथ क्या होता है, कौन उसकी हत्या करके फरार हो जाता है, इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस उन दोनों के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद आगे की छानबीन और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और करीब 2 दिनों के बाद जब उसकी पीएम रिपोर्ट के मुताबिक पवन की मौत गला दबाकर की गई थी। अब जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत आगे की छानबीन और जांच पड़ताल में लग जाती है। और सबसे पहले पुलिस पवन और उसकी पत्नी रमिता और पवन के भाई की कॉल डिटेल निकलवाती है। अब जैसे ही पुलिस कॉल डिटेल निकालती है तो कॉल डिटेल में निकल कर आता है कि पवन की पत्नी रमिता एक नंबर पर के हर रोज़ कई बार बातें करती है और जिस रात पवन की हत्या होती है उस रात भी उसने उस नंबर पर कई बार बात करी होती है। अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है। तो पता चलता है कि ये नंबर किसी इम्तियाज़ जलील नाम के युवक का है जो बिहार का रहने वाला होता है। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है वह पवन की पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगती है और पुलिस तुरंत उसके घर पर जाती है और पवन की पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वह इधर उधर की बातें करने लगती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अपना तौर तरीका अपनाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो पवन की पत्नी रमिता एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल रमिता बताती है कि साहब, आज से करीब 15 साल पहले हमारी शादी होती है। शादी के बाद प्यार और मोहब्बत से दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और ऐसे ही करीब 14 साल गुजर जाते हैं। और 14 साल गुजर जाने के बाद करीब आज से 1 साल पहले उसके फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दरअसल जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वह इम्तियाज़ जलील के नाम से आती है। तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद दोनों चैटिंग करने लगते हैं। समय गुजरता जाता है, दोनों की चैटिंगों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद दोनों आपस में अपना एक नंबर शेयर करते हैं और नंबर शेयर करने के बाद दोनों में बातचीत शुरू होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। समय के साथ साथ दोनों की जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद अब रमिता इम्तियाज़ जलील को मिलने के लिए बालाघाट शहर बुलाती है और रमिता इम्तियाज़ जलील से मिलने के लिए बालाघाट पहुंच जाती है। उधर इम्तियाज़ जलील भी बिहार से सीधा बालाघाट पहुंचता है। दोनों मिलकर के मुलाकात करते हैं। अब जैसे ही दोनों मुलाकात करते हैं तो समय साथ बिताते हैं। अब जैसे ही दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं तो दोनों में नाजायज़ रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब दोनों का जो मुलाकातों का सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद इम्तियाज़ जलील सीधा वापस अपने घर बिहार चला जाता है और रमिता अपने घर वापस आ जाती है। रमिता इम्तियाज़ जलील के प्यार में इतनी पागल होती है कि वह उसे एक बार फिर मिलने के लिए बुलाती है और कही कि तुम बालाघाट आकर यहीं कुछ काम करने लग जाओ और यहीं किराए के मकान पर रहने लग जाओ। अब इम्तियाज़ जलील भी बालाघाट आ जाता है और वहीं एक किराए के मकान पर रहने लगता है और करीब 8 महीनों तक वहीं एक किराए के मकान पर रहता है और 8 महीनों का किराया भी रमिता अपनी जेब से ही भरती है। रमिता अपने पति की गैर मौजूदगी में
इम्तियाज़ जलील से मिलने के लिए उसके किराए के मकान पर जाती है और दोनों वहाँ मिल करके मुलाकात करते हैं और नाजायज़ रिश्ते कायम करते हैं और यही सिलसिला करीब 8 महीनों तक चलता है। अब जैसे ही 8 महीने के बाद इस बात की भनक चलती है तो पवन इस बात को लेकर के अपनी पत्नी से बात करता है और अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल होती है कि अपने पति की बातों को इग्नोर करने लगती है और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होने लगता है। दोनों में हर रोज़ झगड़ा होने लगता है और एक दिन पवन अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर देता है और बुरी तरीके से मारता और पीटता है। और जब ये बात रमीता अपने प्रेमी इम्तियाज़ को बताती है तो इम्तियाज़ ये बात सुनने के बाद गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुम वापस मेरे पास चले आओ और हमेशा के लिए चले आओ, कभी वापस लौट कर मत जाना। ये बात सुनने के बाद रमीता कहती है कि ये काम करने के लिए पहले उसे अपने पति को ही बीच रास्ते से हटाना होगा। अब यहाँ से दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। दरअसल रमीता अपने ही पति को अपने बीच रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। रमीता और उसका प्रेमी इम्तियाज़ जलील दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक 1 जून की रात जब दोनों मिलकर के पति पत्नी खाना खाते हैं तो रमीता का पति पवन खाना खाने के बाद अपने मकान की छत पर सोने के लिए चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी रमीता अपने रूम के अंदर सोने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही देर रात होती है तो रमीता अपने प्रेमी इम्तियाज़ के पास फ़ोन करती है उसे और उससे मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है। अब इम्तियाज़ अपने एक और साथी को साथ लेता है जिसका नाम आलम होता है। इम्तियाज़ और आलम दोनों रमीता के घर पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद इम्तियाज़ और उसका साथी आलम और पवन की पत्नी रमीता तीनों मिलकर के पवन की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। पवन की हत्या करने के बाद आलम उसी वक्त वहां से निकल जाता है, जबकि इम्तियाज़ रमीता के साथ ही वहाँ करीब पूरी रात गुजारता है और पूरी रात गुजारने के बाद सुबह करीब 5 बजे वहाँ से निकलकर फरार हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस पवन की बेवफा पत्नी रमीता और उसके प्रेमी इम्तियाज़ जलील और उसका साथी आलम तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद तीनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम शो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।